हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि जो मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने i20 के 35 नेगेटिव फीचर्स के बारे में बात की थी, जिनमें से लगभग 16 फीचर्स पिछले वीडियो में मैंने कवर कर लिए थे और उनको बता भी दिया था। तो दोस्तों, ये जो मैं फीचर्स बता रहा हूँ नेगेटिव पॉइंट्स, उसके ऊपर आप डिसलाइक मत किया करो। पिछले वीडियो पर भी डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा थी कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़रूर होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी कार में पॉजिटिव पॉइंट्स है तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़रूर होंगे। i20 में भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे। इससे हमें मुंह नहीं मोड़ सकते। नेगेटिव तो है और इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है इसमें, क्योंकि हुंडई ने बाकी चीज़ें देने के चक्कर में कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अच्छी चीज़ के लिए किसी चीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि मैं वीडियो नेगेटिव के ऊपर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ कस्टमर्स को क्या डिमांड होती है, कुछ को क्या डिमांड्स होती है, तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि इस कार में क्या क्या आता है, क्या क्या नेगेटिव फीचर्स है। और मैं अगले कुछ दिनों में इसके पॉजिटिव फीचर्स के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो। अभी तक भी 90% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप कमेंट करो, बताओ कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आज के वीडियो की तरफ, जो कि है पार्ट 2 नेगेटिव फीचर्स का, जिसमें कि मैं बाकी के लगभग 20 फीचर्स के बारे में बात करूँगा। 18-20 फीचर्स और बच रहे हैं इसमें जो कि नेगेटिव है। कुछ नेगेटिव है, कुछ में इम्प्रूवमेंट होनी थी, कुछ कॉस्ट कटिंग के कारण कंपनी ने कम कर दिया। तो मैं सभी फीचर्स को नेगेटिव नहीं बताऊंगा। इसमें कुछ फीचर्स को इम्प्रूव किया जा सकता था, कुछ फीचर्स लगा सकते थे और कुछ फीचर्स कम कर दिए हैं। तो दोस्तों, एक नेगेटिव पॉइंट ये है इसका कि इसमें बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग बार बार आती रहती है। लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर इसमें बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग आ जाती है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर कार की बैटरी फुल चार्ज हो, कार पूरी देर चली हुई हो, फिर भी अगर हम 5 मिनट 2 मिनट भी अगर इसके सिस्टम को यूज़ कर लेते हैं तो 2 मिनट के अंदर ही इसमें ये बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग आने लग जाती है, जो कि बहुत इरिटेटिंग करती है, बहुत परेशान करती है, अच्छी नहीं लगती है। इसे बार बार बीच में आ जाती है और ऊपर से यहाँ तक लटक जाती है। इसका नेक्स्ट नेगेटिव ये है कि जब भी हम बात करते रहते हैं, अगर हम 3-4 आदमी बैठे रहते हैं कार में और बात करते रहते हैं, तो कई बार हमारे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं जैसे हेलो ब्लू, तो ये ऑन हो जाती है। अभी नहीं हुई हेलो ब्लू। ये भी एक इसका नेगेटिव है कि ये बिना हेलो ब्लू लिंक बोले ही अगर हम बात करते रहते हैं तो ये ऑन हो जाती है, और जब हेलो ब्लू लिंक बोलते हैं तो ये ऑन नहीं होती। अभी मैंने 2 बार बोल दिया फिर भी ये ऑन नहीं हुई हेलो ब्लू लिंक। तो ये अगर हम जिस टाइम इसको ज़रूरत होती है तब तो ये ऑन होती नहीं है, और बिना मतलब अगर हम बात कर रहे होते हैं तो बिना मतलब ही ऑन हो जाती है ये, और फिर बोलने लग जाती है आई डोंट अंडरस्टैंड। नेगेटिव ये है, नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, ये फीचर मिसिंग है इसमें। और अगर 12-13 लाख कम से कम टॉप मॉडल में तो ये फीचर्स देने चाहिए थे, जो मैं अभी फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये फीचर्स कम से कम टॉप मॉडल में तो अच्छे खासे अपडेट करके देने चाहिए थे, जो कि लगभग 12-13 लाख रुपए तक जाता है इसका टॉप मॉडल है। डीजल वाला या डीसीटी वाला सबसे टॉप मॉडल इसका 12 से 13 लाख रुपए ऑन रोड तक पहुंच जाता है। तो उनमें तो ये फीचर्स देने चाहिए थे 12-13 लाख वाले। तो इसमें ये फैब्रिक शीट मिलती है, ये भी इसका एक नेगेटिव ही है। अगर हम ट्रबो लेते तो यहाँ पर लेदर शीट मिलती है। इनमें क्या है ना, धूल मिट्टी ज़्यादा जमती है, जैसे कि अभी उड़ रही होगी, आपको दिख रही होगी। और ये एयर बैग वाली सीट है, तो इसमें हम कवर भी नहीं लगवा सकते, सीट कवर भी नहीं लगवा सकते। तो ये एक बिग नेगेटिव बन जाता है। पीछे वाली सीट जिनमें एयरबैग नहीं है उनको फैब्रिक वाली दे देते, और आगे वाली सीट्स को लेदर वाली दे देते, क्योंकि आगे वाली में एयरबैग है और हम सीट कवर नहीं लगवा सकते, तो यहाँ पे लेदर दे देते और पीछे वाली फैब्रिक दे देते, तो पीछे वाली में हमें सीट कवर लगवा लेते। इसका एक फीचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये है कि अगर हमने इस सनरूफ को ओपन कर दिया, जैसा कि यहाँ पे हमने पीछे से टिल्ट कर दिया इसको, और अब हमने कार को बंद कर दिया, जैसे कि हमने इसको भी ओपन कर दिया, इस विंडो को भी ओपन कर दिया और सनरूफ को भी टिल्ट कर दिया, और अब हम इसको बंद कर देंगे और अब हम इसको लॉक कर देंगे।
तो ये सनरूफ भी ऐसे खुली की खुली रह जाती है और ये विंडो भी बंद नहीं होती। तो ऑटोमेटिक ये रोल अप नहीं होता है। कम से कम ये सनरूफ तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम विंडोज़ को तो सभी को बंद करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई बार क्या है ना, ये सनरूफ को हम बंद करना भूल जाते हैं। तो यहाँ से अगर इसको कोई ऊपर खींचेगा, अगर यहाँ से ऐसे खींच ले कोई और फिर अंदर घुस जाए सनरूफ में से और फिर गाड़ी को चुरा ले जाए, तो ये भी इसका बिग नेगेटिव है। कम से कम इस सनरूफ को तो वापस टिल्ट सही हो जानी चाहिए थी। और इसका एक नेगेटिव ये है कि अगर हमने इसके इग्निशन को ऑन कर दिया और इसके इग्निशन को बंद कर दिया, तो यहाँ पर लगभग 30 सेकंड तक पावर रहती है। सभी एसेसरीज में पावर रहती है। यहाँ पर हम सनरूफ को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे सनरूफ ओपन हो रही है और ये बंद हो रही है, तो मैंने अगर इस दरवाजे को कर दिया तो ये बीच में अटक गई, क्योंकि इस दरवाजे को ओपन करते ही इसकी पावर कट जाती है। तो कम से कम ये ऐसा देना चाहिए था कि ये सनरूफ बंद होने के बाद में ये पावर कटे। अगर इसको हम, ये बंद हो रहा होता है और हम इसको ओपन कर देते हैं, तो ये भी आधा ही बंद रह जाता है। तो ये भी एक नेगेटिव फीचर है। इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अगर सनरूफ को ऐसे बंद करके बाहर निकल जाऊंगा और फिर दरवाज़ा को ओपन कर लूँगा, मुझे लगेगा कि सनरूफ बंद हो गई है और मैं गलती से जल्दीबाजी में चले जाऊंगा कहीं बाहर पर किसी काम पे, तो यहाँ पे सनरूफ खुली रह जाएगी। तो इसमें खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है कार के चोरी होने का। अगर यहाँ पे ड्राइवर हाथ रखता है, तो कम से कम यहाँ पर तो उनको सॉफ्ट टच देना चाहिए था। यहाँ पर जैसे सॉफ्ट टच दिया है, लेकिन ये बहुत हार्ड है। इसका एक नेगेटिव ये भी है कि ये जो उन्होंने सॉफ्ट टच दिया है ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन काम चलाने लायक है। ये सॉफ्ट टच के नाम पर हार्ड ही दिया है, लेकिन कुछ हद तक ठीक ठाक है। लेकिन उनको यहाँ पर भी कुछ सॉफ्ट टच देना चाहिए था, जैसे कि बाकी कार्स ऑफर कर रही है यहाँ पर सॉफ्ट टच। तो इसका एक नेगेटिव ये भी हो जाता है। इस कार में आपको एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि जो टर्बो वाला वेरिएंट आता है ना, उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन की कमी है। उसमें आपको IMT और DT वेरिएंट तो मिल जाता है, लेकिन उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक तो मिल जाता है, लेकिन मैनुअल नहीं मिलता है। कई लोगों की डिमांड होती है कि उनको टर्बो वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए, तो उनको मजबूरन किसी दूसरी कार पर स्विच करना पड़ता है या दूसरी कार खरीदनी पड़ती है। अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगले दोनों टायर्स में तो आपको i20 में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि पिछले टायर्स में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। तो कंपनी को कम से कम टॉप मॉडल एक्स्ट्रा ऑप्शनल जो कि 12-13 लाख रुपए तक जाता है, उसमें तो चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक देने चाहिए थे, जो कि जैसे किया सेल्टोस का लोअर वेरिएंट भी i20 के टॉप मॉडल जितना ही होता है, तो उसमें भी डिस्क ब्रेक आते हैं। और भी कई कार्स है जो इस प्राइस रेंज में डिस्क ब्रेक ऑफर करी है चारों टायर्स में। और कई कार्स जो कि 12-13 लाख रुपए के बजट रेंज में आती है या स्टार्ट होती है, उनके बेस मॉडल में या 12-13 लाख रुपए वाले मॉडल में तो कम से कम इलेक्ट्रिक सीट्स आती है, जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल होती है। लेकिन ये भी कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव है, अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक सीट नहीं दी तो कम से कम ड्राइवर साइड वाली सीट को तो वेंटिलेशन दे सकते थे, वो भी टॉप मॉडल में जो कि 12-13 लाख रुपए तक जाता है। उसके टॉप मॉडल में तो कम से कम वेंटिलेटेड सीट्स दे सकते थे, ड्राइवर साइड में तो दे सकते थे एक सीट तो। अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि हुंडई ने पूरी कार को प्रीमियम बना दिया, लेकिन उन्होंने एक कसर छोड़ दी इसमें प्रीमियम बनाने की, कि हुंडई ने यहाँ पर हेलोजन लाइट्स दे दी, जबकि उनको यहाँ पे वाइट LED लाइट्स देनी चाहिए थी, जिससे कार और भी ज़्यादा प्रीमियम लगती। ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती रात के समय। इस कार में आपको अगला मिसिंग फीचर ये मिलता है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर नहीं मिलते, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते। यहाँ पे आपको मैनुअल रूप से ही मिलती है, जबकि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक वाइपर नहीं मिलते। तो ये भी एक मिसिंग फीचर है। बाकी कार्स जो इस प्राइस रेंज में आ रही है उनमें ऑटोमेटिक वाइपर्स भी देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसका अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो पेट्रोल में IVT ट्रांसमिशन वाला आता है उसमें हिल असिस्टेंट नहीं आता है।
i20 में आपको जो पेट्रोल IVT वेरिएंट मिलता है उसमें आपको हिल असिस्टेंट का फीचर नहीं मिलता है, तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है या मिसिंग फीचर है। जबकि और बाकी सारे वेरिएंट्स में मिल रही है, लेकिन IVT वाले जो पेट्रोल का वेरिएंट है उसमें नहीं मिल रहा है। और अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें पेट्रोल के अंदर तो IVT, ऑटोमेटिक, DCT सारी वेरिएंट्स उन्होंने दे दिए, लेकिन जो डीजल में है, डीजल में केवल मैनुअल ट्रांसमिशन ही दिया है। तो डीजल में भी और सारी वेरिएंट्स देने चाहिए थे, क्योंकि कुछ लोगों को डीजल में भी ऑटोमेटिक चाहिए, DCT चाहिए, IVT चाहिए, तो उन लोगों को मजबूरन किसी दूसरी कार पर स्विच करना पड़ता है या दूसरी कार को खरीदना पड़ता है। तो जैसे पेट्रोल में ज़्यादा वेरिएंट्स दिए, वैसे डीजल में भी थोड़े बहुत वेरिएंट्स तो देने चाहिए थे। उस डीजल में केवल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलता है i20 में। अगला नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब हम रिवर्स कैमरे पर स्विच करते हैं तो यहाँ पे आपको केवल 2 ही पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 2 ही सेंसर्स है। लगभग ये भी सारा एरिया कवर कर लेते हैं, लेकिन 4 के बराबर तो नहीं कर पाते। बाकी कार्स में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा पॉइंट करने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि इसमें 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं आती। जो रियर वाली सीट है उसको आपको पूरी को नीचे गिराना होता है अगर आप 60 या 40 स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बाकी कार्स इस प्राइस रेंज में आपको 60-40 स्प्लिट दे रही है। तो 60-40 से क्या है ना, यहाँ पे आप लगेज भी रख सकते हैं और यहाँ पर कोई आदमी बैठ भी सकता है। आपको एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है, जब भी आप FM चलाएंगे तो आप अगर एक जगह खड़ी कार में FM चला लेंगे तो अच्छी तरह से काम करेगा FM, लेकिन जब आप कार को चलाते समय FM को चलाएंगे तो यहाँ पे नॉइस बहुत आती है FM में। i20 में आपको देखने को मिलता है शार्पिन एंटीना, तो i20 में आपको FM में बहुत ही नॉइस मिलेगी। जब आप कार को ड्राइव करते समय FM को चलाएंगे तो यहाँ पर पूरा टच सेंसर दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए पूरा यहाँ पर टच सेंसर दिया हुआ है पूरी इंफोटेनमेंट में, जो कि टॉप मॉडल में है, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ऑप्शनल में। नीचे वाले मॉडल्स में आपको वहाँ पर नॉब भी मिल जाते हैं जिससे कि आप चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर नॉब्स पसंद होते हैं, उनको नॉब से आवाज़ कम ज़्यादा करना या नॉब से गाना चेंज करना, बटन से इस स्क्रीन को कंट्रोल करना अच्छा लगता है। तो उनके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है कि टच उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है और टच 1-2 बार प्रेस हो जाता है, और टच में प्रॉब्लम होती भी है हमारे से भी, क्योंकि ये कभी भी टच हो जाता है कहीं पर भी और कुछ भी चल जाता है। कुछ 1-2 बटन्स भी देने चाहिए थे जिससे कि हम यहाँ पर टच स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते थे। आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, और अब इस i20 के नेगेटिव पॉइंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। लगभग पिछली वीडियो और इस वीडियो में लगभग मैंने 35 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स है या मिसिंग फीचर है या कॉस्ट कटिंग के कारण कंपनी ने उनको कम कर दिया है। तो जो लोग i20 को पसंद करते हैं या i20 के अलावा वो किसी भी कार की तरफ नहीं देखते, उन लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है। पिछला वीडियो भी अच्छा नहीं लगा और ये वीडियो भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो डिसलाइक भी करेंगे और कमेंट्स में बोलेंगे कि कुछ भी बोल रहा है, मन से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। नेगेटिव फीचर्स बताए हैं ये मैंने नेट से ही निकाले हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इनके बारे में वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।